गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग का स्वागत है आपके इस चैप्टर में, जिसको आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ख़त्म करने के कगार पे हैं। लगभग जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थी और जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में मेंशन थी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ ही है। हम आप लोग को बोले थे कि अगर एनसीईआरटी आप लोगों के पास होगा तो आप लोग उसके एक्सरसाइजेस को बनाना शुरू कर दीजिएगा। बहुत कम लोगों ने इसका प्रयास किया, आई थिंक सो। कुछ होमवर्क्स मेरे पास आए, कुछ नहीं भी आए हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को जो होमवर्क दिया जाए उसे आप प्लीज़ थोड़ा डेडिकेशन से करो, ताकि आप लोगों के लिए वो थोड़ा फ़ायदेमंद हो। कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम था कि उनके पास बुक नहीं है, तो एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी जो भी आपका बुक है उसमें मेंशन्ड है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको आज दे दूंगी एज होमवर्क। अगर मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को चैप्टर्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको देखेंगे, डील करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बीच में भी कोई जब वीडियो डाला जाए और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लिंक ना भेजें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप उस वीडियो को देख सको। शायद सारे लोग वीडियोस को देख नहीं रहे हैं या क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये हो रहा है कि जो बच्चे देख पा रहे हैं वो लोग तो क्लास में कंटिन्यूएशन से काम कर रहे हैं, या जिनको पढ़ने की इच्छा है वो तो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा भी अटेंशन लैक कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं या बोर हो चुके हैं ऑनलाइन स्टडी से, शायद वो क्लासेस करना कम कर दिए हैं। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी पढ़ाई से बोर होने का टाइम आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बाद में आपका बोर्ड का प्रेशर ही इतना होगा कि आप लोगों को उस वक्त कुछ समझाना या बोलना उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अभी से अगर आप लोग समझ गए और थोड़ा थोड़ा टाइम ही पढ़ पाए, कितने देर का क्लास होता है, 20 से 25 मिनट आपको लगता होगा क्लासेस करने में। और अगर आप नोट्स बनाते हो तो कुछ टाइम उसमें जाता हो, कुछ होमवर्क है तो आपका कुछ टाइम उसमें जाता होगा। तो इतना थोड़ा तो आप चलिए, अगर 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो सफिशियंट है कि आप सप्ताह में 3 दिन भी 1 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, तो आपका हर सब्जेक्ट प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। आज का जो हमारा पढ़ने का टॉपिक है वो सबके यूजेस को पढ़ना है। मेटल्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, नॉन मेटल्स हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आखिर इस मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं, ये हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़ना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम एलॉयज भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके यूजेस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो एलॉयज के यूजेस हम लोग टेबल में ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पे उसके यूजेस कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है और किन किन चीज़ों से मिलके वो बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा और ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को, कि सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से है, कितना हमें अभी पढ़ना है, कितना बाद में पढ़ना है, और किस प्लानिंग के, चूंकि आपका 100% सिलेबस आने वाला है तो ये जो डिवीज़न है ये सिर्फ बेसिक ही डिवीज़न है, उतना बहुत ज़्यादा मायने आप लोगों के लिए नहीं रखता। क्योंकि आप कोई टर्म के लिए या पीरियोडिकल के लिए तैयारी नहीं करोगे, आप जब भी करोगे तो फाइनल जो आपको बोर्ड देना है उसकी तैयारी करोगे। और उसकी तैयारी के लिए आपको हर चैप्टर पे फोकस करना है। ये आपका एक तरीके से बोल सकते हो बेनिफिट ही है कि आपका केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं मोस्टली 8 में थियोरिटिकली हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल इक्वेशन से डील करने वाला आपको कोई चैप्टर नहीं मिलने वाला। आगे हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो आप लोगों को थोड़ा केमिकल रिएक्शन देखने को भी मिला है। बाकी चैप्टर्स मोस्टली थ्योरी रहेगा। तो आपका हमको लगता है कि 8 में फिजिक्स ज़्यादा टफ हो जाता है और केमिस्ट्री उससे थोड़ा कम रह जाता है। तो आप अगर केमिस्ट्री, जो ऐसे भी कहा गया कि जो आसान है उसको पहले अपने पकड़ में लो, ताकि जिस पे ज़्यादा फोकस करना है उसके लिए आपके पास टाइम बच सके। तो कोशिश कीजिए, साथ साथ पढ़िए और होमवर्क आराम से पेशेंटली। एक दिन ऐसा नहीं, हम तो आपको 2 दिन का गैप देते हैं कि 2 दिन में आप आराम से होमवर्क को करो। तो इस वजह से आप आराम से होमवर्क कीजिए, आराम से सारे काम को कीजिए और उसके बाद सारे चीज़ों को अच्छे से डील करने का कोशिश कीजिए, आई कैन से। चलिए, तो आज हम लोग अपने क्लास का स्टार्टिंग करते हैं विद द टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ, आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। आयरन से बर्तन बनता है,
जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं लोहे के बर्तन में। वाटर बॉयलर्स, पानी खौलाने की चीज़ें उस बनाया जाता है। स्टोव्स बनता है, टॉयज खिलौने बनते हैं, पाइप्स बनता है, चेन्स बनते हैं, वायर, नेल बनता है, कांटी, बोल्ट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ आयरन जो मेटल है उससे बनाया जाता है। दूसरा है एल्यूमिनियम, बीइंग अ लाइट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। अगर आप लिंक कर सको तो एक हम लोग एलॉय भी पढ़े हैं जिससे एयरक्राफ्ट बॉडीज बनता है, और उसका भी खासियत यही था कि वो हल्का होता है और हल्के चीज़ों से एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है वो बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम भी हल्का होता है, इस वजह से ये मेटल भी एयरक्राफ्ट के बॉडीज को बनाने में काम में आता है। इट्स थीन फॉयल इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन्स। अब आप लोग खाना कहीं जाते होगे ट्रैवलिंग में या लंच बॉक्स लेके जाते होगे, तो हम लोग अपने लंच को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है कितना हल्का और कितने पतले फॉर्म में उसको ढाला जा सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का फॉइल से फूड स्टफ्स की पैकिंग की जाती है और मेडिसिन्स का भी पैकिंग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। कॉपर का मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिक केबल बनाने में और अदर इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में। नेक्स्ट है सिल्वर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस एटसेट्रा। सिल्वर जो कि एक मेटल है, उससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, डेकोरेशन सजाने वाले पीसेस बनाते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, टेबल वेयर है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। गोल्ड जो कि एक मेटल है इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड का भी हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये 5 यूजेस हम लिखे हैं ताकि आप जो आसानी से आप लोगों के दिमाग में जा सके। जैसे सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है। कॉपर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, केबल्स में काम आता है, ये भी आपको पता है। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, फूड स्टफ्स में ये यूज़ होता है, ये भी आपको पता है। तो वैसे यूजेस को रटने से बेटर है कि आप यूजेस को अच्छे से समझ लो, समझ के उसको प्रैक्टिस करो लिखने का, ताकि आपको वो आसानी से याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। लेट्स सी यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन मैक्सिमम जो यूजेस है गैसियस फेज में उसका होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। नाइट्रोजन मेनली यूज होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में। कौन से काम के लिए? बीजों और पेड़ों के अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड इन फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस माचिस के तिल्ली के जो ऊपर का भाग होता है वो फॉस्फोरस का बना होता है, और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी उसका यूज होता है। आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी होते हैं उसमें आयोडीन का मात्रा होता है, आयोडीन का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग। ऑक्सीजन का बेनिफिट बताने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑक्सीजन है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी है। सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग क्रैकर, गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, उससे क्रैकर्स पटाखे बनाए जाते हैं, गन पाउडर बारूद बनाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली कहीं ये पक्का पे काई लग जाता है, एलगी हो जाता है, उसे हटाने के क्रम में एसिड्स के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, प्लस इन केमिकल पर्पसेस भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस जो हैं नॉन मेटल्स के हैं। नॉन मेट ये जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री जितने भी देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे कि मेटल्स का यूज़ है, नॉन मेटल्स का यूज़ है, बेसिकली लगभग सबको याद रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे कि राइट टू यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स या मेटल्स, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसे भी गलत करके आते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक को या किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना है, सबको बराबर इंपॉर्टेंस देके हम लोगों को पढ़ना है, ताकि ये हमें पता रहे कि हर एक नंबर का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन से हमें मिल रहा है मतलब कि ये हमारे लिए बहुत है। अगर एक नंबर भी हमें कोई सवाल आसानी से दिला देता है तो
अब तो मार्क्स का ही ज़माना है, जो मार्क्स के रूप में ऊपर है वो काफ़ी कुछ अचीव कर लेता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को बराबर का इम्पोर्टेंस देने का, और जो आपके हिसाब से इजी लगे उसे तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि वो आप आसानी से गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है नोबल मेटल्स के बारे में, कि नोबल मेटल्स किसे बोलते हैं। तो नोबल मेटल्स आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नोबल मेटल्स वैसे मेटल्स को बोलते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं, उसमें आपको पता होगा कि लीस्ट रिएक्टिव कौन कौन से मेटल्स हैं, तो उनको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं। इट डजंट रिएक्ट विथ एयर, वाटर, एसिड्स, बेसिस एंड मोस्ट अदर सब्सटेंसेस। चूंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं तो लगभग किसी भी चीज के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते, और नहीं रिएक्शन होने की वजह से ये अफेक्ट इन्वायरमेंट में, नेचर में बहुत कम होते हैं। दे आर नॉट केमिकली अफेक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड देम। चूंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। लोहा में जंग लगता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब तो उसमें जंग लगता है, अगर वो रिएक्ट ही नहीं करता तो उसमें जंग भी नहीं लगता और वो जैसा था वैसे ही रहता। लेकिन उसमें, लोहे में, आयरन में वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो रिएक्टिव ना हो। रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन नोबल मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ रिएक्ट करते हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चूंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते तो केमिकली ये किसी सब्सटेंस से अफेक्ट भी नहीं होते जो उनके इर्द गिर्द मौजूद होता है। अब इन नोबल मेटल्स का यूजेस क्या क्या है, तो प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड पैलेडियम, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, सॉरी नोबल मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। These are bullion metals used for making coins and jewelry. ज्वेलरी स्पेलिंग मिस्टेक है, फोकस मत कीजिएगा। तो ये क्या है, ऐसे मेटल्स हैं जो कि कॉइन और गहनों के बनाने के काम में आते हैं। These metals are used in medicine, particularly silver, which is antibacterial. सिल्वर जो है किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता, बाकी भी नहीं करते हैं, लेकिन सिल्वर थोड़ा चीप है इन सब से, बाकी सारे ज़्यादा महंगे हैं। तो सिल्वर जो है वो मेडिसिन्स के, मेडिसिनल यूजेस के रूप में भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बिकॉज दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स, दीज मेटल मे बी यूज टू मेक कॉन्टैक्ट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि कॉपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट होता है कोई भी इलेक्ट्रिक के सामान को बनाने में, तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो बेस्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के काम को करने में। लेकिन सिल्वर महंगा है और हम लोग इतने महंगे केबल को अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ करने के लिए। इस वजह से हम लोग कॉपर जो है उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो मेटल्स हैं इनमें प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो ये कभी कभी इलेक्ट्रोड्स और कॉन्टैक्ट्स बनाने के भी काम में आते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इससे भी आपको सवाल पूछा जाएगा। नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स को बोलते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, बहुत ना के बराबर ही करते हैं। तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे हवा हर जगह प्रेजेंट है, वाटर पानी हर जगह प्रेजेंट है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये इनमें से किसी भी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से आप देखते होगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड। गोल्ड का ऑर्नामेंट्स जो है, ज्वेलरी, हम लोग कितने कितने दिनों तक पहने रहते हैं और उसका साइन जल्दी फेडअप नहीं होता, और अगर फेडअप हो भी गया तो एक बार अगर हम लोग उसको साफ कर दे तो वो फिर से साइन करने लगता है। तो ये प्रूफ है कि ये नोबल मेटल्स जो हैं ये केमिकली इफेक्ट नहीं होते, ना उनका शाइन खराब होता है, ना उनका टेक्सचर खराब होता है, ना उनका लश्कर खराब होता है, जैसा जो है वैसा ही रहता है। तो ये सब जो है वो केमिकली अफेक्टेड नहीं होते। बच्चों, इसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि था हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ हम लोग नहीं मान सकते कि है। बेसिक बेसिक चीज़ें अभी आपको पढ़नी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, प्लीज़ आप पूछ लीजिए। आई एम हियर, हम आपको आराम से बताएंगे, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। बस आपको कोशिश ये करना है कि आप अपने लिए वो सवाल पूछिए। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो फिर बताने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारा है, ओके सो जिनके पास बुक नहीं है, ये क्वेश्चन उनके लिए लिखा गया है। ये सारा आपका जो टेक्स्ट बुक है जो डेली में चलता है उसका क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइजेस में यही सारे क्वेश्चन प्रेजेंट है, और हमें मेन फोकस भी उसी बुक पे करना है। बाकी चीज़ों पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है। सो आप लोग
इसी को बनाइएगा। पहला है नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक मेटल का नाम आपको बताना है, एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये आप लोग को बताया जा चुका है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक्स देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो जो भी प्रॉपर्टी है कॉपर वायर का जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए यूजफुल है वो हमें यहाँ पे लिखना है। डिफाइन एन अलॉय, अलॉय को डिफाइन करना है। नेम एनी टू यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के टू यूजेस लिखने हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़े हैं, लेकिन किसका? मैग्नीशियम का। सोडियम भी मैग्नीशियम के बाद रिएक्टिविटी में आता है, तो इसका आप लोगों को कोशिश करना बनाने का। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि बनाओ। अगर नहीं भी बना तो आई एम हियर, हम बता देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग वाई आर गोल्ड एंड प्लैटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और प्लैटिनम का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है कि वो ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल है, ये आपको बताना है। वाई इज ब्रोंज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचूज। ब्रोंज को क्यों प्रेफर किया जाता है कॉपर मेटल के सामने स्टैचू बनाने के लिए, रीजन बताना आपको। सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, गिव रीजन। तो क्वेश्चन सारे इजी हैं, कोशिश कीजिए बनाने का। नहीं अगर कोई क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज आस्क मी देयर इन द कमेंट सेक्शन, हम वहाँ पे आप लोगों को बता देंगे। अब इन जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ओनली नॉन मेटल टू हैव नेचुरल लस्टर, एक नॉन मेटल या फिर इकलौता नॉन मेटल जिसका अपना नेचुरल लस्टर होता है। द नॉन मेटल विच कैचेस फायर इन एयर, the only metal which exists in liquid state at room temperature, and name the hardest substance known। इतना क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चंस है, इसके अलावा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप बुक होगा तो आप पढ़ ही लोगे, उसको यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं था। अब आपको इस चैप्टर पे कंप्लीट करने के लिए ये एक्सरसाइज बनाना ज़रूरी है। अगर और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, हम बता देंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और सिलेबस जो कि हमारा मेन चीज़ है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे। आई होप कि आप लोग सबको जितनी भी बातें हम बोले हैं आपको समझ में आया होगा और आप कोशिश करोगे कि उसको आप फॉलो कर सको। बिकॉज बोला जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर धीरे धीरे और लगातार चलो तो शायद आप लोग रेस को अच्छे से जीत पाओगे। तो टेक केयर, गुड बाय। हम लोग मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर एंड द सिलेबस।